हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम देखने जा रहे हैं समसामयिक घटना चक्र का अक्टूबर माह का करंट अफेयर। यह आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी क्रम में आज हम देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को। राष्ट्रीय परिदृश्य के सभी इम्पोर्टेंट डायमेंशन को यहाँ कवर किया गया है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वंदे मातरम की रचना मूल रूप से संस्कृत भाषा में की गई थी। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था अरविंदो घोष द्वारा। वंदे मातरम का पहली बार गायन राजनीतिक मंच पर वंदे मातरम का पहली बार गायन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में कलकत्ता में किया गया था। तो आपसे पूछा जाता है कि वंदे मातरम का पहली बार गायन कब हुआ था? तो पहली बार गायन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, वहाँ गायन किया गया था। इसकी अध्यक्षता 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह एम सयानी द्वारा किया गया था। वंदे मातरम का गायन समय लगभग 1 मिनट 9 सेकंड है। हम देखते हैं कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान घोषित कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। साथ ही किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। साथ ही साथ वंदे मातरम को भी समान आदर व समान दर्जा देने की बात की गई थी। अब हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक को। यह है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया। यह मुंबई का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे की विशेषता है कि यह देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो कि वाटर टैक्सी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं लद्दाख। लद्दाख चर्चा में रहा। लद्दाख में 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन हुए और इसलिए सोनम वांगचुक, जो कि पर्यावरणविद हैं, इन्हें NSA अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लद्दाख को हम देखें तो इनकी स्थापना एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को हुई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को यदि हम देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा सबसे छोटा है। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है जनसंख्या के मामले में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि लद्दाख जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। हम देखते हैं लद्दाख की आधिकारिक भाषाएं। 5 भाषाओं को लद्दाख की आधिकारिक भाषाएं घोषित किया है। पहला अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। इसे आपको याद रखना है, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो भोटी और पुर्गी के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू को लद्दाख की आधिकारिक भाषाएं घोषित की गई है। अन्य भाषाएं हैं जो कि लद्दाख की भाषाएं हैं, इसे भी हम देख लेते हैं। सीना, ब्रोस्कट, बाल्टी, लद्दाखी। सीना, ब्रोस्कट, बाल्टी, लद्दाखी लद्दाख की अन्य भाषाएं हैं, जबकि आधिकारिक भाषाओं के रूप में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को मान्यता दी गई है। लद्दाख में 5 नए जिले की स्थापना की गई है। 5 नए जिले कौन कौन हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। 5 नए जिले कौन कौन हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। हम देखते हैं 6ठी अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) में 6ठी अनुसूची का जिक्र है। 6ठी अनुसूची वर्तमान में 4 राज्यों में लागू है। 4 राज्य कौन कौन है? असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम छठी अनुसूची के तहत शासित क्षेत्र हैं। छठी अनुसूची में एडीसी और एआरसी का प्रावधान किया गया है। एडीसी अर्थात ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और एआरसी अर्थात ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की स्थापना कब की गई थी? 2017 में की गई थी। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 25 से 28 सितंबर 2025 को किया गया। कहाँ किया गया? भारत मंडपम में किया गया। इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया के भागीदार देश कौन कौन हैं? भागीदार देश हैं न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। वर्ल्ड फूड इंडिया के भागीदार देश कौन कौन है? न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। साथ ही साथ फोकस देश कौन है किसके? वर्ल्ड फूड इंडिया के फोकस देश कौन कौन है? जापान, यूएई, वियतनाम और रूस। जापान, यूएई, वियतनाम और रूस वर्ल्ड फूड इंडिया के फोकस देश हैं, जबकि भागीदार देश न्यूजीलैंड और सऊदी अरब है। यह फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो इसे जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा इसी सम्मेलन के अंतर्गत 24वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का भी आयोजन किया गया। साथ ही साथ तीसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भी आयोजित की गई। नेक्स्ट टॉपिक है बैराबी सैरांग नई रेल लाइन। बैराबी सैरांग नई रेल लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ पाने में सफल रही है और यह रेल लाइन लुसाई या हम कहें मिजो पहाड़ियों से होकर गुजरती है। मिजोरम में ही लेंगपू एयरपोर्ट है। यह एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे भी आप याद रखेंगे। सीधा मिलाने के लिए दिया जा सकता है कई एयरपोर्ट, तो लेंगपू एयरपोर्ट कहाँ है? मिजोरम में है। अब हम देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसे हम देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी कब लागू की गई थी? 2019 में लॉन्च हुई थी। इसके तहत 130 शहरों को वायु प्रदूषण से मुक्ति में के लिए लक्षित रखा गया है। विभिन्न श्रेणियों में 3 शीर्ष शहरों को हम देखें तो श्रेणी 1 जिसके तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया जाता है। श्रेणी 1 में अर्थात 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान जबलपुर रखता है और तीसरे स्थान पर आगरा और सूरत एक साथ आते हैं। तो श्रेणी 1 जो कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को शामिल करता है में इंदौर प्रथम स्थान है। श्रेणी 2 के अंतर्गत जो कि 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों को शामिल करता है में अमरावती प्रथम स्थान रखता है। दूसरे स्थान पर मुरादाबाद और झांसी जो कि यूपी का शहर है यह स्थान रखता है और तीसरे पर अलवर। श्रेणी थर्ड के अंतर्गत जो कि 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को शामिल करता है के अंतर्गत देवास, परवाणु जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और तीसरे स्थान पर है अंगुल, उड़ीसा। इसके पूछने की संभावना है या मिलाने के लिए दिया जा सकता है कि यह शहर कहाँ स्थित है। तो श्रेणी 3 जो कि 3 लाख से कम जनसंख्या को शामिल करता है में प्रथम स्थान पर है देवास, एमपी में। नेक्स्ट हम देखते हैं NIRF इंडिया रैंकिंग 2025। NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 का 10वां संस्करण जारी किया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 29 सितंबर 2015 को और इसका प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। आपको इसे ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। इसे भी स्टेटमेंट के रूप में दिया जा सकता है। इसके तहत 9 श्रेणियों और 8 विभिन्न विषयों के अंतर्गत इंस्टीट्यूट या विभिन्न संस्थानों को शामिल किया जाता है। यदि हम बात करें समग्र श्रेणी या ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान रखता है मद्रास, IIT मद्रास, जो कि लगातार 7वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। तो ओवरऑल कैटेगरी में
प्रथम स्थान IIT मद्रास, द्वितीय IISc बंगलुरु और तीसरा IIT बॉम्बे। बात करें विश्वविद्यालय श्रेणी की, तो विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बंगलुरु लगातार 10वें वर्ष प्रथम स्थान पर है और कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली प्रथम स्थान रखता है। उसी प्रकार अनुसंधान श्रेणी की बात करें तो इसमें IISc बेंगलुरु लगातार 5 वर्ष प्रथम स्थान पर है। नवाचार श्रेणी में IIT मद्रास प्रथम स्थान पर है। मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में इग्नू प्रथम स्थान है और कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी में सिम्बायोसिस पुणे प्रथम स्थान रखता है, जबकि राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के मामले में जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता प्रथम स्थान पर है और सतत विकास लक्ष्य संस्थान श्रेणी में IIT मद्रास प्रथम स्थान पर है। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव। जैसा कि आपको मालूम है, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफा देने के कारण यह सीट रिक्त हुई और इसीलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव समय पूर्व कराना पड़ा। आपको डेट को ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ, तो 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इसमें कैंडिडेट कौन थे? CP राधाकृष्णन और B सुदर्शन रेड्डी। CP राधाकृष्णन जो कि NDA के तरफ से उम्मीदवार थे और B सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से उम्मीदवार थे। CP राधाकृष्णन को कुल प्रथम वरीयता के 452 मत मिले और B सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। CP राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। CP राधा देखिए, चुनाव हुआ 9 सितंबर 2025 को और शपथ ग्रहण 3 दिन बाद 12 सितंबर 2025 को शपथ ग्रहण हुआ और इस तरह CP राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने। CP राधाकृष्णन के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। उनका जन्म तिरुप्पुर तमिलनाडु में हुआ था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन होने से पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा वे झारखंड और अतिरिक्त प्रभार के रूप में तेलंगाना और पुडुचेरी के भी राज्यपाल रह चुके हैं। धनखड़ ने इस्तीफा कब दिया था? 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। कुछ संवैधानिक प्रावधानों को देखें तो उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 68 में प्रावधान है कि आर्टिकल 68 के तहत इनका जो चुनाव होगा यह कार्यकाल समाप्ति से पूर्व होना आवश्यक है। आर्टिकल 68 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल समाप्ति से पूर्व होना आवश्यक है और कुछ विनियम बनाए गए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 और आर्टिकल 324 के अनुसार इनका चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाना चाहिए। यदि हम बात करें निर्वाचन की, निर्वाचन 2 स्थिति में हो सकती है। एक तो कार्यकाल की समाप्ति हो जाए या फिर किसी कारण से, जैसा कि इस केस में हुआ, इस्तीफा या मृत्यु की वजह से रिक्ति हो जाए। यदि कार्यकाल समाप्ति की बात करें तो कार्यकाल समाप्ति के 60 दिनों के भीतर ही इनका चुनाव हो जाना चाहिए। कार्यकाल समाप्ति होने से पहले ही 60 दिनों के भीतर इनका निर्वाचन होना आवश्यक है। जबकि यदि रिक्ति हो जाए, जैसे आकस्मिक मृत्यु या त्याग पत्र, ऐसी स्थिति में जितनी शीघ्र हो सके उतनी शीघ्र चुनाव करा लिया जाना चाहिए। जबकि किसी भी स्थिति में 6 माह के भीतर ही हो, 6 माह के बाद नहीं। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प द्वारा और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। इनके लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा के तात्कालीन सदस्य, मतलब जितने राज्यसभा के तात्कालीन सदस्य होंगे उनका बहुमत, और ऐसा करने के लिए इस संकल्प को कम सूचना दी जाएगी, कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना दी जाएगी। योग्यता, यदि हम बात करें कि उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होंगी,
तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, वे भारत के नागरिक होने चाहिए और राज्यसभा के लिए अर्हित होने चाहिए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता उनमें होनी चाहिए और साथ ही साथ मिनिमम 20 प्रस्तावक और मिनिमम 20 समर्थक सांसद इनके पक्ष में होने चाहिए। अब हम कुछ फैक्ट को देखते हैं जो वन लाइनर फैक्ट हैं। रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन द एआई इकोनॉमी रिपोर्ट किनके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन द एआई इकोनॉमी रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई। पटना मेट्रो, पटना मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है और बिहार ऐसा करने वाला 12वां राज्य है। यह न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक चालू किया गया है तात्कालिक रूप से। अब हम देखते हैं मखाना महोत्सव 2025। मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन ज्ञान भवन पटना, गांधी मैदान पटना में किया गया और इसी महोत्सव में एक रिपोर्ट जारी की गई, मखाना फ्रॉम कल्चर टू प्रोस्पेरिटी। किनके द्वारा जारी की गई? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड, इनके दोहरीकरण को मंजूरी दी जा चुकी है। इसकी कुल लंबाई है 104 किलोमीटर और यह पर्यटन स्थल राजगीर, नालंदा, पावापुरी को जोड़ेगी। सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कब हुआ? 15 सितंबर 2025 को हुआ। कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1 QCI में हुआ। इस सम्मेलन में 22 राज्यों के सरपंचों ने भाग लिया और इसका मुख्य विषय था विकसित ग्राम से विकसित भारत। नेक्स्ट, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा की स्थापना कहाँ की गई? पूर्णिया में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित किया गया है और इम्पॉर्टेंट है कि यह पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत का पहला सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा केंद्र है। तो कहाँ स्थापित किया गया? पूर्णिया जिले में, बिहार में स्थापित किया गया है। अफीम पोस्ट, अफीम पोस्ट के विनियमन को मंजूरी दी गई है। अफीम पोस्ट का उपयोग बीपीएससी के एग्जाम में या यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अफीम पोस्ट का उपयोग हम देख लेते हैं। मॉर्फिन, कोडिन और अन्य एल्केलाइड के उपयोग में अफीम पोस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ और ज्ञान भारतम किस लिए है? तो पांडुलिपि धरोहर संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन है। नेक्स्ट, अनोखी दुनिया पार्क। अनोखी दुनिया पार्क कहाँ है? तो खुर्जा, उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिले में स्थित है। इसका थीम है वेस्ट टू वंडर। इसमें सिरेमिक वेस्ट से बने कलाकृतियों को इस पार्क में स्थान दिया गया है। अब हम लास्ट करंट अफेयर को देखते हैं और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी अर्थात नारी NARI नारी 2025 का आयोजन किया गया, मतलब इसकी रिपोर्ट जारी की गई और इसके तहत सिर्फ 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन कौन है यह पूछा जा सकता है। तो नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन कौन है? कोहिमा, विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर। ये 3 सबसे सुरक्षित शहर हैं। कौन कौन है? कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर। इस तरह हमने देखा अक्टूबर 2025 के राष्ट्रीय करंट अफेयर को और इसी सीरीज में हम बाद में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी और ज्ञान विज्ञान वाले श्रृंखला को भी हम अक्टूबर माह के करंट अफेयर को देखेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेगा जो आपके आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसलिए प्लीज़ लाइक एंड
subscribe. Thank you for your watching.